डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बेटा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो त्रिविमीय आकाश में गति कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका पोजीशन, सबको कैसे 3 कंपोनेंट में डिवाइड करें। पहली चीज़ तो बता दें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर ऑब्जेक्ट का मोशन 1 डायमेंशन में बताया जा सके। क्योंकि अगर कोई चिड़िया उड़ रही है तो वो रेखा में नहीं उड़ती बेटा, उसका जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है। थोड़ा सोचिए, आप 11th क्लास में पहुंच चुके हैं, थिंकिंग ज़रूरी है, बिना थिंकिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही एक बड़ी चीज़ है जो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर है। ऑफलाइन क्लास में एडिटेड वीडियो नहीं होती, ऑफलाइन क्लास में सामने आप होते हैं, आपका चेहरा हम लोग पढ़ते हैं कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट आपको प्रत्यक्ष तौर पर देना है। और ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ऑनलाइन क्लासेस में बस सब कुछ बोर्ड पर है, बाद में एडिट कर देते हैं, काट देते हैं, जो फर्जी चीज़ें होती हैं, केवल टॉपिक टू टॉपिक रह जाता है। कॉन्सेप्ट और आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाने की क्षमता ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती है। और ये सबसे बड़ा दोष है 11th 12th में, सारी चीज़ें थिंकिंग पावर पर डिपेंड करती हैं। कॉन्सेप्ट ये जो है थिंकिंग से आती है, ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से केवल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहले टीचर जब टॉपिक स्टार्ट करता है वहाँ से आता है। खैर कुछ किया नहीं जा सकता, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ बेसिक से पढ़ाने को। तो हर मोशन को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में, ठीक है ना। अगर पतंग उड़ती है तो 1 डायमेंशन में नहीं उड़ती। आप सोचिए, एक पतंग अगर यहाँ थी और उसके बाद पतंग यहाँ आ गई, तो सर यहाँ थी तो मान लीजिए ये था उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक, और यहाँ पहुँच गई तो इतनी दूरी एक्स एक्सिस पर चल रही और इतनी दूरी किस पर चल रही, वाई एक्सिस पर चल रही। लेकिन अगर पतंग उड़ रही है, यहाँ थी यहाँ आ गई, तो यहाँ आने का मतलब क्या हुआ कि अब वो ऊपर भी गई, अब वो आगे भी बढ़ी, लेकिन वो इधर भी तो आगे बढ़ी, यानी 3 दिशा में एक साथ चल रही है। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक ऐसे निर्देशांक तल की ज़रूरत होगी, निर्देशांक निकाय की ज़रूरत होगी, जिनमें 3 अक्ष हो, 3 एक्सिस हो, एक्स, वाई और जेड। एक डिब्बे की तरीके, जैसे डिब्बे के अंदर गैस उड़े, ठीक है, तो डिब्बे में 3 डायरेक्शंस हैं। डिब्बे में कितने डायरेक्शंस हैं? 3 डायरेक्शंस हैं। देखिए, अब आपको एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बताने चल रहे हैं। आप इसको गौर करें, इसको आप ओरिजिन पॉइंट मान लें। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, फिगर आप सही कर लीजिएगा, और ये आपका जेड एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, ठीक है ना, और फिर हुआ क्या कि जब वो ओरिजिन पॉइंट से उड़ता हुआ यहां पहुंच जाता है, यहां, तो उसका पोजीशन हो जाता है आर वेक्टर, इस बिंदु पर पहुंचने पर, पी पॉइंट पर, ठीक है ना। आप ये मानकर चलिए। अब आप देख लीजिए, इस दौरान उसने एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला, एक्स, जब यहां से उड़कर यहां तक गया। वाई एक्सिस पर कितना चला, वाई, और जेड एक्सिस पर कितना चला उसने, जेड चला। और एक्स एक्सिस को आप कहते हो आई कैप, वाई एक्सिस को आप कहते हो जे कैप, जेड एक्सिस को आप कहते हो के कैप। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बिल्कुल क्लियरली और डायमेंशन के साथ लिखूं, इन कंपोनेंट्स के साथ लिखूं, इस ऑब्जेक्ट के पी पॉइंट पर होने पर उसकी पोजीशन को, तो कैसे लिखें बेटा? देखो, जो ऑब्जेक्ट पी पर पहुंचा उसका जरा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसको लिखते हैं बढ़िया से डिटेल कंपोनेंट्स के फॉर्म में। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जेड के कैप, ये बेटा इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक। अब अगर आप इसकी वैल्यू को निकाल, मतलब मैंने आयताकार घटक लिए हैं, सबके बीच का एंगल 90-90 है एक्स वाई जेड के। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यानी मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो बेटा वही है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हो गया ना, एकदम बढ़िया से आ गया। अब क्या कहते हैं सर, अगर मुझे पी पॉइंट पर इसकी क्या निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो। बहुत सिंपल है। कैसे सर, बहुत ही सिंपल है। देखो डी डी टी ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू डी डी टी एक्स आई कैप प्लस डी डी टी वाई जे कैप डी डी टी जेड के कैप। बेटा डी डी टी ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स आई कैप, ये हो जाएगा वी वाई जे कैप, और ये हो जाएगा वी जेड के कैप। हो गया बेटा। अब आपकी वेलोसिटी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब अगर इसकी वेलोसिटी के अगर आप मैग्नीट्यूड को लिखना चाहोगे तो बहुत सिंपल है, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर। कितना सिंपल है हर चीज, मतलब इतना आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अगर एक्सीलरेशन निकालना है बहुत सिंपल है। इसका 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 क्या कर दो, दिखा रहा हूं, डी डी टी ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू, करो एक्सीलरेशन निकालने के लिए, डी डी टी ऑफ वी एक्स इंटू आई कैप डी डी टी ऑफ वी वाई इंटू जे कैप डी डी टी ऑफ वी जेड इंटू क्या बेटा के कैप। अब आपको पता है वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये बेटा एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस आई कैप, ठीक है ना, ये एक्सीलरेशन इन वाई एक्सिस जी डी टी ऑफ वी वाई, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मुझे वेक्टर लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आई कैप लिखा हुआ बेटा है ना, इसलिए लगाना नहीं चाहिए मुझे वेक्टर। सर ये ए वाई जे कैप, जे कैप लिखा तो है, और डी डी टी ऑफ वी जेड ए जेड के कैप आ गया ना। अब अगर आप एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे, अंडर रूट करोगे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, मतलब आपने 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड को। कितना बढ़िया, मतलब एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को, पोजीशन को, सबको आपने 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और क्या बेटा जेड एक्सिस। ठीक, तो अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सीलरेशन इन 2 डायमेंशन। ठीक, आइए देखते हैं 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, मतलब प्लेन में मोशन होगा, 2 ऑब्जेक्ट होंगे, उनके आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक मतलब तुलनात्मक वेग, कौन किसकी तुलना में कितना तेज चल रहा है या फिर कौन किसकी तुलना में कितना धीमे। अगर आप ऐसे कहते हैं कि मेरी रफ्तार तुम्हारी रफ्तार से 2 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, ये बेटा आपेक्षिक वेग होता है। तुलनात्मक तौर पर हम तुमसे कितना तेज चल रहे हैं, वो भी आंकिक वैल्यू आप बताइए, या फिर आप हमसे कितना धीमे चल रहे हैं। ठीक, यानी 2 लोग का होना ज़रूरी है, और प्लेन में मोशन है। आइए स्टार्टअप करते हैं। मैं अगर कह दूं कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, किसी क्षण टी पर कोई ऑब्जेक्ट ए है और उसका जो है जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं इसको ओरिजिन पॉइंट मानूं तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, आपकी आंखों के सामने है। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए ओ वेक्टर, ठीक है ना, इनिशियली लिख दिया। अब देखिए कितना इजी हो गया ये। फिर कोई अगला ऑब्जेक्ट उसी क्षण बी पर, ये है ऑब्जेक्ट बी है, और इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता, मतलब ओ से आप समझिएगा, वो है बेटा ओ बी वेक्टर, ओरिजिन पॉइंट से इसको लिख सकते हैं एस बी ओ वेक्टर, समझ गए। अब अगर मैं ए और बी के बीच की आपेक्षिक स्थिति को समझने की कोशिश करूं, रिलेटिव पोजीशन को जानने की कोशिश करूं, ए और किसके बीच की, बी के बीच की, ठीक है ना। तो चाहे कह दो ए की आपेक्षिक स्थिति बी के सापेक्ष, चाहे कह दो बी की आपेक्षिक स्थिति ए के सापेक्ष, तो मैं उसको अगर सच में कहूं तो ऐसे ही लिखा जा सकता है कि भैया एस, ठीक है ना, किसका कह सकते हैं बी का ए के सापेक्ष, तो आप इसको लिख सकते हो क्या बेटा, ए बी वेक्टर, बी का ए के सापेक्ष, क्या लिख दिया बेटा,
बी का ए के सापेक्ष, ए बी वेक्टर यही होगा भैया, बी का ए के सापेक्ष, ठीक है। यानी कि बी ए से कितना दूर है, तो यही इतना तो दूर है, यानी ए बी ही तो है। बी ए से कितना दूर है, ए से बी तक की दूरी है, तो मैंने लिख दिया। तो बी का ए के सापेक्ष ए बी वेक्टर। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक त्रिभुज के नियम से, सदिश त्रिभुज के नियम से, वेक्टर ट्रायंगल के रूल से, सदिश त्रिभुज के नियम से क्या कहते हैं, ओ से ए जाना, ओ ए वेक्टर, फिर ए से बी जाना, ए बी वेक्टर, फिर नेट हम यानी कि ओ से कहाँ तक गए, बी तक गए, ओ बी वेक्टर। मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। अब उसके बाद मैं आपसे यहीं से चाहूँ तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ। ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस बी ए लिख सकता हूँ, वेक्टर लगा दीजिए। इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ बी को एस बी ओ वेक्टर माइनस ओ ए को क्या लिख सकता हूँ, एस ए ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। आप इसको लिखा रहने दीजिए सर। मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ, ये जो है जो सारी बातें थी वो टी टाइमिंग पर थी, टाइमिंग में थोड़ा चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, अगर टाइमिंग में चेंज होकर टी प्लस कितना हो जाए, डेल्टा टी, तो थोड़ी ए की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, नई पोजीशन ए डैश मान लेते हैं। बी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, नई पोजीशन कितना मान लेते हैं, बी डैश मान लेते हैं। तो सर अगर पोजीशन चेंज हो गया, अगर पोजीशन चेंज हो गया थोड़ा टाइम बीतने के बाद, तो सर अब मैं आपसे कहूं ऑब्जेक्ट ए का पोजीशन वेक्टर, नया ऑब्जेक्ट ए का नया पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या चीज़ होगा, इस पर जरा सा विचार करते हैं। सर अगर आप गौर करेंगे तो ऑब्जेक्ट ए का नया पोजीशन वेक्टर जो होगा, मैं ही लिख रहा हूं, एस ए ओ, नया पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट ए का, एस ए ओ वेक्टर प्लस डेल्टा एस ए ओ वेक्टर, ये ऑब्जेक्ट ए का नया पोजीशन वेक्टर होगा। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी का नया पोजीशन वेक्टर एस बी ओ वेक्टर प्लस डेल्टा एस बी ओ, चूंकि डेल्टा टी टाइमिंग भी तो इंक्रीज किया है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, बी का हो गया। अब ऐसे ही अगर आपसे कहें तो ऑब्जेक्ट बी का ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर, ऑब्जेक्ट बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी का ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये होगा बेटा, समझ गए। और ये कैसे मिलेगा, बी का ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल इसी फार्मूले पर चलिए आप, ये वाला देख लीजिए, ए ओ बी वेक्टर। अब भाई बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, वो ऐसे मिलेगा जैसे मैं आपको बताने चल रहा है। सर क्या चीज, सर ऑब्जेक्ट बी का ए के सापेक्ष नया पोजीशन वेक्टर, आपने क्या लिखा था, बी का ए के सापेक्ष एस बी ओ, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में एस बी ओ नहीं है ना, अब तो प्रेजेंट टाइम में ये वाला है, तो ये वाला रखना पड़ेगा, तो एस वेक्टर बी ओ प्लस डेल्टा एस बी ओ, ठीक है ना, माइनस, भाई ये तब था जब शुरुआत था टी समय पर, और अब जो आप निकाल रहे हो वो टी प्लस किस पर, डेल्टा टी पर निकाल रहे हो, तो फिर टी प्लस डेल्टा टी पर एस बी ओ भी तो नया वाला रखना पड़ेगा, तो नया वाला तो रखा, फिर माइनस एस ए ओ वाला, तो नया वाला एस ओ वाला ये वाला है। भैया बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए हर चीज के लिए, और जिसके पास नहीं है माइनस एस ए ओ, ठीक है, इसमें से भी इसको हटाएंगे, ठीक। अब भैया थोड़ा समझदारी बनिए कि अगर आप गौर करें तो एस बी ए बराबर एस बी ओ माइनस एस ए ओ है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है ये, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। न्यू पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की नई स्थित सदिश ए के कंपैरिजन में, ए के रिस्पेक्ट में, वो होगा डेल्टा एस बी ओ माइनस डेल्टा एस ए ओ, या सच कहें
तो ये बी के पोजीशन में चेंज है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, डेल्टा टी टाइमिंग में। ये क्या है जो आपका आया, डेल्टा टी टाइमिंग में बी के पोजीशन में ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ये चेंज है। समझ गए, डेल्टा टी टाइमिंग में अगर इतना समय अंतराल लगे तो बी की पोजीशन में ए के रिस्पेक्ट में जितना चेंज हुआ है वो ये है, यानी ये चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ बी। ठीक है ना, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑफ बी, बी का पोजीशन चेंज किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, कितनी टाइमिंग में, डेल्टा टी टाइमिंग में, वो ये है। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं ये आपका क्या है, ये बी का ए के सापेक्ष, बी का ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन है, बी का ए के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन है। ठीक है ना, पोजीशन इन चेंज। अब अगर मैं आपसे कहूं सर अगर आपको बी का ए के सापेक्ष वेग चाहिए, बी का ए के सापेक्ष वेग चाहिए, तो एक काम करो, क्या कर दिया जाए, सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सब कुछ जो चेंज हुआ है डेल्टा एस का, डेल्टा टी टाइमिंग में चेंज हुआ है। यस था पहले, यस से चेंज हो गया, एस में कितना चेंज हुआ, यस जो था वो टी टाइमिंग पर था, और जब टाइमिंग डेल्टा टी और बढ़ गई तो इतना चेंज हो गया, तो इतना जो चेंज हुआ वो डेल्टा टी टाइमिंग में हुआ है, सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी का ए के सापेक्ष वेग है ये, ठीक है ना, और ये बी का ए के सापेक्ष वेग नहीं है, ये बी का वेग है मूल बिंदु के सापेक्ष, ये ए का वेग है मूल बिंदु के सापेक्ष। भाई पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, तो ये हो गया बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, बी के ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तथा बी ए के ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के डिफरेंस के इक्वल होता है। फिर से बोल दे रहे हैं, बी का ए के रिस्पेक्ट में जो मच्छर था, बी का ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो बी का ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और ए के ओ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के डिफरेंस के इक्वल है। समझ गए, मच्छर था मुझे काट रहा था, मार डाला इनको मैंने आज। ठीक, अगर मैं इस ओ स्क्रिप्ट को सब स्क्रिप्ट को हटा दूं यहां से तो क्या लिखा जाएगा, यहां देखो क्या लिखा जाएगा, वी बी ए, बी का ए के सापेक्ष वेग बराबर क्या होगा, बी का वेग माइनस ए का वेग, बी के वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी, यानी अगर बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में तो वी बी माइनस वी ए, अगर कहीं ए का निकालना होता बी के रिस्पेक्ट में तो वी ए माइनस क्या बेटा वी बी, जिसका निकालना है उसी में से, जिसके कंपैरिजन में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आपेक्षिक वेग ही देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ही देखेंगे। तो दो वस्तुओं का होना जरूरी है बेशक, लेकिन एक मेन शर्त है और एक स्पेशल शर्त है, एक स्पेशल कंडीशन है। वो क्या, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो मोशन में होंगे उन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के कंपैरिजन में कुछ झुके हुए होंगे। मतलब जिस रेखा में वो गति कर रहे होंगे या जिस समतल में गति कर रहे होंगे, दोनों रेखाओं या दोनों समतलों के बीच कुछ कोण बना होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ये ए है, ए ये ऐसे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इसका वेलोसिटी हो गया, और जो बी है वो इधर मोशन में है, वी बी वेक्टर। अब आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है, क्या दोनों के बीच कुछ झुकाव नहीं है? आखिर यही तो बी का डायरेक्शन है। आप देखिए दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है, इंक्लाइंड है दोनों ए एंड बी। इनके बीच का आपेक्षिक वेग चाहिए, जो आनत गति कर रहे हैं या आनत समतल में गति कर रहे हैं, आनत रेखा में गति कर रहे हैं। मतलब ऐसे हो कि एक आदमी इधर जाए और एक आदमी नीचे आए, या एक आदमी ऐसे
एक आगे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक आगे और एक ऊपर, तो इनके बीच एक एंगल है। ऐसे लोग का आपेक्षिक वेग निकालना है आपको। तो आपको बता दें कैसे निकालेंगे, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, पैरेललोग्राम्स मेथड ऑफ वेक्टर्स, उससे निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाए, आइए इसको देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आपसे सच में कहें तो अगर कहूं ए का वेग इन कंपैरिजन टू बी, ए का बी के सापेक्ष वेग या आपेक्षिक वेग, तो असल में तो ये वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर ही होता है, मेरे हिसाब से होता है। और सच कहें तो इसको लिख सकते हैं वी ए वेक्टर माइनस या फिर प्लस माइनस वी बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सच में कहें तो ए का बी के सापेक्ष जो वेग है वो वी ए और माइनस वी बी का सदिश योग है। ए का बी के सापेक्ष जो वेग है वो ए के वेग और माइनस बी के वेग के सदिश योग के बराबर है। यह बात सच है। देखा जाए तो वी ए बी वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। यानी सही तरीके से कहा जाए अगर तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है ए का बी के सापेक्ष वेग इनकी हेल्प से। कैसे सर, आप ध्यान दीजिएगा, ये वी ए वेक्टर है ना, तो क्या ये माइनस वी बी वेक्टर नहीं है ना? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी ए बी ही तो है। और समांतर चतुर्भुज कहता है कि जो रिजल्टेंट है दो सदिशों का वो कैसे निकलता है। कहते हैं कि दोनों सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की अगर संलग्न भुजाएं हो तो उसी ओरिजिन पॉइंट से जो भी विकर्ण जाता है वही असल में वी ए और वी बी का परिणामी होगा और यही वी ए बी सापेक्ष वेग होगा। तो देखिए मैं बना देता हूं कि सापेक्ष वेग जिन दो सदिशों का परिणामी है उन दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजा होना चाहिए। मैं बना रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। वी ए माइनस वी बी संलग्न भुजा हो गई और परिणामी इनका क्या होगा बेटा, विकर्ण होगा जो इसी से जाएगा। ए निकाल देते हैं परिणामी, पहले खींच लेते हैं एक और, ठीक है, खींच लेते हैं पहले। हो गया, ठीक। अब देख लीजिए ये हो गया विकर्ण, यही विकर्ण असल में वी ए बी है। आप अगर देखें तो बी और ए के बीच का एंगल कितना था, थीटा था। लेकिन जब आपने इसको इधर मोड़ दिया तब ए और माइनस वी बी के बीच का एंगल, वी ए और माइनस वी बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। और जो ए का बी के सापेक्ष वेग है, आनत की स्थिति में ए का बी के सापेक्ष जो वेग है उसको अल्फा मान लेते हैं। किससे, वी ए से, ठीक। हो तो गया, आ तो गया। अब अगर कोई आपसे कहता है कि सर वी ए बी निकाल दीजिए, तो बहुत ही इजी है वी ए बी निकालना। अगर परिणामी निकालना हो वी ए बी के मतलब कि अगर परिमाण निकालना हो ए का बी के सापेक्ष अंडर रूट वी ए स्क्वायर, ठीक है, होगा बेटा। या फिर अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो ऐसे लिखो, मॉड ऑफ वी ए स्क्वायर मॉड ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वी ए डॉट मॉड ऑफ वी बी। यही होगा बेटा, बहुत सिंपल है। नहीं निकालना चाहते हो ऐसे लिख दो, मॉड ऑफ वी ए वेक्टर मॉड ऑफ वी बी वेक्टर।
और कॉस, इसको जरा सा ऊपर लिख दूं, ये लो, कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है, VA और माइनस VB का 180 माइनस कितना, थीटा। इस फार्मूले से क्या निकल जाएगा, A का B के सापेक्ष जो क्या होगा, वेग होगा, निकल जाएगा इससे। और थोड़ा सा और अगर इजी कर दो, VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2VA VB हो जाएगा। और cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है बेटा, ये सॉरी मुझे प्लस ही रखना चाहिए था। cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और cos क्या लग जाएगा, थीटा। इस फार्मूले से निकल जाएगा VAB, A का B के सापेक्ष क्या वेग निकल जाएगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर A का B के सापेक्ष जो वेग है उसकी दिशा क्या है, A का B के सापेक्ष जो वेग है, A का B के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, यानी अल्फा चाहिए। अगर आपको अल्फा चाहिए तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, VB वेक्टर cos या साइन, जहाँ तक साइन ही है मुझे क्लियर नहीं है, साइन ही है, 180 माइनस थीटा, जो भी एंगल होगा VA और माइनस VB के बीच वही एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर VA का मॉड माइनस या प्लस माइनस VB का मॉड cos 180 माइनस क्या, थीटा। इस फार्मूले से आपका अल्फा निकल जाएगा, ठीक है ना। ये VB साइन 180 माइनस थीटा, जो भी एंगल होगा VA और माइनस VB के बीच का वही लिखा जाएगा, ठीक है ना। और फिर मॉड ऑफ VA प्लस माइनस VB cos 180 माइनस थीटा। अगर हमारा ये माइनस VB ना होता प्लस VB होता तो हम सब जगह प्लस VB लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अल्फा मिल जाएगा, यानी क्या, A का B के सापेक्ष जो वेग है उसकी दिशा मिल जाएगी, किससे बेटा, A से मिल जाएगा। और A का तो डायरेक्शन आपको पहले से पता ही था, अगर A से 30 अंश इधर होगा तो यहाँ से 30 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक गतियों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब क्या हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कोई घटना देखते हैं जिसमें आपेक्षिक गति परिलक्षित हो रही हो, दिख रही हो कि यहां पर आपेक्षिक गति है, या इस घटना का कारण आपेक्षिक गति है, पता नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जरा सा बारिश के बारे में देखते हैं। वर्षा का जल, अभी समझाता हूं, ठीक। आपने देखा होगा कभी कि अगर बारिश हो रही हो और आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो, मैंने भी कई बार महसूस किया, स्कूटी चलाकर जाता हूं तो कॉलेज या कोचिंग, अभी तो बहरहाल स्कूटी खराब है, तो आप बारिश हो रही हो और स्कूटी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, आप देखेंगे कि आप पर जो बूंदें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं कि सीधे गिरती है पानी। आप जब जाते रहते हैं तो आप पर तिरछा गिरता है बारिश की बूंदें, देखा होगा। कैसे, रीजन क्या है तिरछा गिरने का, कितना तिरछा गिरेगा, इन सब बातों को एनालाइज करने के लिए हमको आपेक्षिक वेग पर चलना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी पर चलना होगा। अनुभव कीजिए कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, आप एक, और आप आगे की ओर गाड़ी चला रहे हैं, यानी आपकी वेलोसिटी मैन की इन कंपैरिजन टू अर्थ, पृथ्वी के सापेक्ष, रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये आपकी वेलोसिटी है, आप इधर चल रहे हो, ठीक। और बारिश ऊपर से कहां, नीचे हो, और बारिश की पानी का जो वेग है रैन का, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो नीचे की ओर। आप अगर समझें कि बारिश का पानी नीचे तो जा ही रहा है, ये है तो रैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन आदमी का वेग अर्थ के सापेक्ष जरा से इसको पलटते हैं, अगर पलट दें इसको तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसके मुताबिक वो जो होगा v ऑफ
अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VEM, वो पीछे हो गया। और आप समझदार हैं कि जो VEM होगा वो डेफिनेटली माइनस होगा VME का। VEM इज माइनस ऑफ VME वेक्टर। सर अगर आप गौर करें, अगर मैं सच कहूं कि इन दोनों वेगों का जो परिणामी होगा वो इनके बीच से जाएगा ये, यानी एक्चुअल में है क्या, ये बारिश की बूंद का मैन के कंपैरिजन में आपेक्षिक वेग है। वर्षा के जल का वेग आदमी के आपेक्षिक सापेक्षिक, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की बूंद का वेग है ये तुलनात्मक तौर पर। अगर मैं कहूं कि ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यानी जो बारिश की बूंद है वो सीधी नहीं आ रही है, आदमी के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष, मैन के रिस्पेक्ट में जो बारिश की बूंद है वो तिरछी आ रही है। मैन के रिस्पेक्ट में बारिश की बूंद तिरछी आ रही है। अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो VRM कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का परिणामी है, VRE का और प्लस VEM का, है ना। यानी कि बारिश की बूंद का व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग है वो बारिश की बूंद का धरती के सापेक्ष प्लस धरती का व्यक्ति के सापेक्ष। और इसके बारे में तो मैंने पहले इंफॉर्मेशन दे रखा है, क्या होगा VRE। और अगर आप इसको ध्यान से देखें माइनस करके है ME, और ऐसा होना भी चाहिए। VRM VRE माइनस VME। आप देख लीजिए, बारिश की बूंद का व्यक्ति के सापेक्ष, बारिश की बूंद का वेग माइनस व्यक्ति का वेग, इसके अंतर के बराबर है, ठीक है ना। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो VRM परिणामी है VRE का और माइनस VME का। इन्हीं दोनों का परिणामी है VRE का और माइनस VME का। इन दोनों का परिणामी है बारिश की बूंद का व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग है, तो वो तिरछा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर आप VRM की वैल्यू निकालना चाहें, इनकी वैल्यू, तो अंडर रूट VRE स्क्वायर VME स्क्वायर 2 VRE डॉट VME कास। अगर आप देखें तो RE और ME इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है, कास 90। यानी सही शब्दों में कहें तो VRE स्क्वायर प्लस VME स्क्वायर ये होगा क्या बेटा, वर्षा की बूंद का व्यक्ति के सापेक्ष वेग VRM, यही तो होगा। समझ गए इस बात को। नेट तिरछा ही तो आया, नेट तिरछा ही आया, इसीलिए बारिश की बूंद तिरछी आती है। और कितनी तिरछी आएगी ये बात किस पर डिपेंड करेगा, यानी अगर tan थीटा निकाला जाए तो लंब मतलब कौन, VEM, यही ना। थीटा निकाला जाए कितना तिरछा आएगा हम पर, ये तो ये तिरछा पर कैसे निकल जाएगा, ये थीटा कैसे निकलेगा, ये लंब यही तो है, मतलब क्या VEM मॉड ऑफ VEM अपान लंब बटे क्या आधार VRE मॉड ऑफ VRE वेक्टर। यानी सही अगर कहा जाए तो मैन का अपान बारिश का, ये होगा tan थीटा। यानी थीटा जो है वो मैन की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और बारिश तो हर हाल में नीचे ही नीचे आएगी, बारिश पर बहुत नहीं निर्भर है, बारिश तो चाहे जब होगा पानी नीचे ही गिरेगा ऊपर से। लेकिन आदमी की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी आगे, थीटा उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आदमी की रफ्तार होगी आगे की ओर, जितना तेज आप बाइक चलाओगे उतने पानी आप पर तिरछा आकर गिरेगा। बहुत तेज गिराओगे पानी एकदम तिरछा आकर गिरेगा, जैसे लगेगा सामने से आ रहा। अगर आप इनफाइनाइट रफ्तार पकड़ लिए तो, अगर आप अनंत की रफ्तार चलने लगे तो पानी एकदम ऐसे आएगा आप में, एकदम ऐसे। और अगर काफ़ी तेज चलोगे तो पानी, जितने तेज चलोगे पानी उतने तिरछा आएगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ थीटा एम पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने जो व्याख्या की वो किसके बेस पर की? आपेक्षिक वेग के आधार पर किया। ठीक है, आइए देखते हैं मोशन अक्रॉस ए रिवर। अगर कोई तैराक है और वो नदी के आर पार जाना चाहता है, इस पार से उस पार, तो बात यह है कि सर कितना कम से कम समय लेगा, कितना समय लेगा, ये सब निकालना पड़ता है। कहते ना वॉल्यूम कम कर देंगे, नीचे तक आ रहा है। तो कैसे इस चीज को निकाला जाए, पूरा दिमाग एकदम शुरू से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नदी है और इस नदी की जो चौड़ाई है वो d है, ठीक। और हम यहां O से तैरना शुरू करेंगे, ठीक। और O से तैरते हुए यम तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर यहां से तैरेंगे, यहां से अगर तैरते हैं तो पक्की बात है कि बहुत, जब तैरना यहां शुरू करोगे तुमको पानी धक्का देगा इधर। अगर नदी राइट टू क्या बह रही है, लेफ्ट बह रही है, तो आपको एक बात, अगर ऐसे तैरना शुरू करोगे, यहां से दई से तैरना शुरू, धक्का देना शुरू करेगी। तुम सोच रहे थे उस पार जाने को, इधर ले जाकर तुमको नाले में ढकेल देगी, ठीक है ना, क्योंकि पानी का बहाव तुमको इधर ही लगेगा। तो तुम एक काम करो, तुम पहले से ही थोड़ा इधर तैरना शुरू करो, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा तैरना शुरू करो, ठीक। और जब तुम थोड़ा तिरछा तैरना शुरू करोगे तो नदी तुमको बहाव करते 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 किधर लेकर जाएगी, थोड़ा इधर लेकर जाएगी, लेकिन पहुंच जाओगे अपने गंतव्य तक, ठीक। तो अगर आप मानिए कि नदी के पानी का बहाव इस तरफ है, वी वाटर, दिस इज द स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर in this direction, that is right to left, okay, and you are flowing with v velocity in this direction. Let this is c, आप इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ताकि आपको नदी ढकेले तो आप इधर ही जाएं, यम तक जाएं, या थोड़ा यम से आगे भी जा सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि नदी आपको ढकेलते ढकेलते यहां तक ले जाएगी, सी डैश तक मान लेते हैं। फाइनली आप यहां पहुंच गए, नदी आपको ढकेल के यहां तक ले गई, नदी आपको ढकेल के ले गई। यद्यप आप इधर जा रहे थे लेकिन नदी इधर जा रही थी, इसलिए आपको यहां तक ढकेल के लेकर आई। यानी जो ये वाली वेलोसिटी होगी वो रिजल्टेंट होगी। कैसे? आप तो इधर जा रहे थे और नदी का पानी इधर जा रहा था, तो आप इधर जा रहे थे और नदी का पानी इधर, तो आपको परिणामी इधर की ओर ले आया नदी। तो ये रिजल्टेंट है v का और किसका, VW का, ठीक है, बेहतर है। आइए आगे चलते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा, याद रखिएगा। तो जरा सा दिमाग लगाते हैं। सर आप जो तैरना शुरू किए हैं वो किस डायरेक्शन में? आप VW से मान लीजिए पानी की रफ्तार की दिशा से थीटा कोण पर, और आप फाइनली पहुंचे यहां, रिजल्टेंट यहां आया, यानी कि पानी की रफ्तार की दिशा से अल्फा कोण पर, ठीक है। सर हम इस रिजल्टेंट को पाएंगे कैसे? मिलेगा, दिमाग लगाने पर मिलेगा, दिमाग लगाने पर मिलेगा। लगाइए सर, दिमाग लगाता हूं। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि सर ये जो v वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं, हाँ। ये एंगल देखो, ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। इसको याद रखिएगा,
तो इस v का एक कंपोनेंट तो इधर होगा v cos 180 माइनस थीटा, और इस v का एक कंपोनेंट ऊपर होगा, वो होगा v sin 180 माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा है, ये होगा v sin थीटा, और जो v cos 180 माइनस थीटा है ये होगा क्या, निकाल दिया जाएगा समय पर। ठीक सर, मुझे तो रिजल्टेंट चाहिए। निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा बताता हूं। देखो बेटा, मुझे OM के डायरेक्शन में जो मिल रहा है, OM के डायरेक्शन में जो v मिल रहा है वो v cos 180 माइनस क्या है, सॉरी OM के डायरेक्शन में मिल रहा है वो v sin क्या है, थीटा। अगर सच कहूं तो अगर रिजल्टेंट को भी निकाल लूं किस डायरेक्शन में, इसमें इस रिजल्टेंट के भी दो कंपोनेंट कर लूं तो इस डायरेक्शन में जो आएगा, समझदार होइएगा, वो आएगा r sin क्या, अल्फा। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, परिणामी, वो जो आएगा OM के डायरेक्शन में, इसको O मान लो, OM के डायरेक्शन में वो r sin अल्फा आएगा, वो मैंने लिख दिया है। r sin अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बात और देखो, क्या चीज सर, अगर आप देखें इस डायरेक्शन में व्यक्ति का जो वेग होगा, इस व्यक्ति का, मैन का, पर्सन का जो वेग इसमें होगा, वो इसी का इधर अगर निकाल दिया जाए तो हो जाएगा माइनस v cos 180 माइनस थीटा। यानी अगर इसको निकाला जाए, भाई इधर जो कुछ था माइनस लगा करके उधर वाला निकाल दिया, तो व्यक्ति का इस डायरेक्शन में वेग आ गया, और cos 180 माइनस माइनस cos होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है ना, आ गया। और प्लस, तो ये तो आदमी की रफ्तार है इधर क्षैतिज दिशा में, और आदमी की ही रफ्तार क्षैतिज दिशा में v cos थीटा है, और पानी की रफ्तार vw है इसी डायरेक्शन में। तो नेट दो वेलोसिटियां हो गई इस डायरेक्शन में, v cos थीटा और vw, दोनों एक ही दिशा में हो गई। कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, है ना बेटा। यानी क्षैतिज दिशा में कुल वेलोसिटी कितनी हो गई, क्षैतिज दिशा में कुल वेलोसिटी हो गई v cos थीटा और प्लस vw वाटर का। और आप पहले जानते हैं कि जब आदमी तैरता है पानी की दिशा में तो आदमी की रफ्तार और पानी की रफ्तार जुड़ जाती है, ये सब बचपन से पढ़ाया जाता है शुरुआत से। लेकिन एक बात और है सर, इस r का जैसे एक कंपोनेंट ऊपर था वैसे इस r का एक कंपोनेंट इधर है, r का एक कंपोनेंट इधर है, वो होगा क्या बेटा, r cos, इधर r cos क्या होगा, अल्फा होगा, निकल आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप एक काम करें, 1 और 2 को ऐड कर लें और भी स्क्वायर करके ऐड करें, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे v साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करें vw प्लस v cos थीटा का क्या बेटा, स्क्वायर। ये r स्क्वायर कॉमन कर लो और साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये vw स्क्वायर बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab v cos थीटा। ठीक है बेटा। तो r स्क्वायर v स्क्वायर कॉमन कर लो दोनों में से, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस vw स्क्वायर प्लस 2vw इंटू v कास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से r स्क्वायर बराबर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर प्लस 2vvw और कास क्या, थीटा। और उसके बाद अगर यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लो उस व्यक्ति का, तो v स्क्वायर प्लस vw स्क्वायर प्लस 2vvw कास थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई उस व्यक्ति की जो क्या कर रहा है, तैर रहा है। इसी रफ्तार से वो कहाँ बढ़ेगा, इस रास्ते पर जाएगा, वीसी रास्ते पर जाएगा। निकल आया ना। समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग किया गया है इसमें, और किसी खास चीज़ का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोटा सा करके यहीं दिखा दे रहा हूँ, छोटा सा, ये एंगल अल्फा है, आप अगर चाहते हैं तो मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। ये समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग किया गया है, आप देख ले चाहे, ये देख लिया पैरेललोग्राम मेथड का ये।
और जो परिणामी होता है ये देखिए विकर्ण ही होता है, ये एक भुजा है समांतर चतुर्भुज की, ये दूसरी संलग्न भुजा है, और ये परिणामी जो आया वही वेलोसिटी नेट है। ठीक है, अब क्या हुआ सर हमको नेट वेलोसिटी तो मिल गई, लेकिन इससे होगा क्या, मिल जाएगा, क्या चीज़ मिलेगा, देखो हमको ये मिल गया कि नेट कितनी वेलोसिटी से वो आदमी तैरा, नेट कितनी वेलोसिटी से वो आदमी तैरा, ये मिल गया। अभी एक चीज और चाहिए सर, वो किस दिशा में पहुंचा, आदमी किस दिशा में पहुंचा, किस डायरेक्शन में आदमी पहुंचा। तो भैया जो परिणामी दिशा है आदमी की, वो नदी के बहाव की दिशा से कितना कोण बना रही है, अल्फा कोण बना रही है। और आपको वो अल्फा मिलेगा कैसे, बहुत इजी वे में वो आपको अल्फा मिल जाएगा। कैसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दो, सेकंड से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आर साइन अल्फा को डिवाइड कर दो आर कास अल्फा से, और जब डिवाइड करोगे तो v साइन थीटा अपान वी डब्ल्यू प्लस वी कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और ये कट जाएगा ये आर आर, तो कुल मिलाकर आ जाएगा tan क्या, अल्फा। और यानी कि आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कि किस डायरेक्शन में आप नेट मिलेंगे। तैरना शुरू किए थे उसी डायरेक्शन में और पहुंच गए उसी डैश में, तो वो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। अल्फा क्या है, नदी के डायरेक्शन से 30 अंश के कोण पर, 40 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप जिधर पहुंचोगे वो नदी के डायरेक्शन से अल्फा एंगल पर होगा। इस तरीके से हम अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है सर, ये तो हमने देख लिया। अब सर ये है कि सर नदी को पार करने में समय कितना लगा। अगर मैं मान लूं कि आपको नदी को पार करने में चाहे मतलब जैसे तैसे इस किनारे से उस किनारे पर चलना इधर शुरू किए थे, यहाँ पहुँचना चाहिए था लेकिन लगा इधर, यहाँ तक नदी बहाव कारण तुम इस रास्ते पर जाकर मिले। ठीक है, चलना इधर शुरू किए थे ताकि हम यहाँ पहुँचें, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था तुमको यहाँ पहुँचा दिया क्योंकि नदी इधर बह रही थी। तो सर कितना समय लगा, ठीक है ना, न्यूनतम हम कितना समय ले सकते हैं, ये सारी बातें और अच्छे से डिक्टेट करते हैं। जरा देखिए, इंतजार कीजिए। मैं आपसे अगर कहूं कि आपको मान लीजिए नदी पार करने में टी टाइमिंग लग गई, नदी को पार करने में लिया गया समय कितना है, टी है। कैसे निकालेंगे बेटा, हम कहते हैं कि अगर आप एम से सी डैश पर पहुंचे तो एम सी डैश समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मैं आपसे कहूंगा एम सी डैश डिस्टेंस और एम सी डैश के डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो है कितनी, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एम सी डैश की दूरी तय करने में जितना आपको समय लगा, कैसे मिलेगा, इस दूरी को और इस डायरेक्शन में जो टोटल चाल है वो आपकी आंख के सामने थी, कौन कौन थी, वी डब्ल्यू प्लस वी कॉस थीटा, यानी आर कॉस क्या, अल्फा, वी डब्ल्यू प्लस वी कॉस थीटा। या फिर हो चाहे आप एम से सी डैश कहो, चाहे आप कहो ओ से कहाँ तक जाने में लगा समय, एम तक जाने में समय लगे। भैया ओ से यम तक जाने में जितना क्या लगेगा, समय लगेगा, तो ओ से यम तक की दूरी आपकी डी है, उससे भी निकाल सकते हैं। उस समय सब एक ही रहेगा, जितने समय में आप ओ से यम पहुंचे उतने ही समय आपको यम से सी डैश पहुंचने में लग गया। तो ओ से यम तक की दूरी, ठीक है ना, इस दूरी को आप, इस दूरी को ओ से यम तक की दूरी को जितना समय लगा है आपको इस पार से कहाँ जाने में, उस पार जाने में, आप उस समय से डिवाइड कर दो। उस समय कितना है, अब आप सोच लीजिए, ओ से यम तक की दूरी, और दूरी को चाल से भाग करते हैं तभी हमारा समय आता है, और ओ से यम के डायरेक्शन में जो हमारा चाल है वो वी साइन थीटा है। ठीक है, इस दिशा की दूरी तो इस दिशा का चाल। ठीक है, अब देख लीजिए एक और है, ओ से सी डैश अगर आप तक का डिस्टेंस ले लो तो ओ से सी डैश डायरेक्शन में हमारा चाल कौन है, आर है। ठीक है, और आर हमारा आया कितना है, हमने भी निकलवाया है आपको, रिजल्टेंट जो आया है वो आया है अंडर रूट वी स्क्वायर वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 वी डब्ल्यू और कास क्या बेटा, थीटा, यही आया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओसी डैश डायरेक्शन में, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं बेटा, जो दूरी लोगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी लोगे।
जो डिस्टेंस लोगे, जब डिस्टेंस ये लिया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्टेंस ये लिया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्टेंस ये लिया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिधर का डिस्टेंस उधर ही का वेलोसिटी, डिस्टेंस को वेलोसिटी से भाग करके टाइम निकाल लेंगे। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि सर मिनिमम टाइमिंग कितना लगेगा, मिनिमम टाइमिंग, तो आपको बता दें इसमें से मिनिमम डिस्टेंस कौन है, यही तो है बेटा, यही वाला तो मिनिमम डिस्टेंस है OM। तो मिनिमम टाइमिंग जो आपको लगेगी वो होगा d अपान यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी जो आपको मिल रही है v साइन थीटा। तो ये मिनिमम तभी हो सकता है जब आपका साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू कितनी हो 1 हो, और वो होगी कितने पर 90 डिग्री पर। यानी आपको बिल्कुल इसी पाथ पर क्या करना चाहिए, इसी पर आप चलो, चाहे जैसे नदी की धारा आपको इधर न ढकेल सके, इतना रफ्तार में चलो आप कि नदी आपको इधर न ढकेल सके, आप सीधे जाओ बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो आपको समय क्या लगेगा, कम से कम लगेगा। सर अगर ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल इधर ही चलूं तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर आप इधर ही चले तो हाँ बिल्कुल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो अगर कोई आपसे पूछे सर रिजल्टेंट कितना होगा, मतलब ये अगर आप ऐसे चलने लगे कि आपका यही v हुआ और ये VW हुआ, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो मात्र इतना ही आएगा, √v² प्लस VW का क्या स्क्वायर, इतना ही तो आपका रिजल्टेंट आएगा बेटा। तब आपका चाहे आप यहाँ थीटा बराबर 90 रख कर चेक कर लो, उतना ही आएगा। और उस समय तब आपका अगर एंगल निकाला जाए अल्फ़ा, ठीक है ना, tan अल्फ़ा, तो कितना आएगा v/VW, यही आएगा आपका अल्फ़ा। बड़ी इजीली समझ गए इस चीज़ को, ये तरीका हो जाएगा आपका। यानी बहुत सीधे सीधे अगर आपसे कहें, बहुत सीधे सीधे अगर आपसे कहें कि सर तब मिनिमम समय कितना लगेगा, मिनिमम समय सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी d, और आप इसी पाथ पर चल रहे हो और इस पाथ पर वेलोसिटी कितनी है, v ही तो है। समय बराबर क्या, दूरी, और इस पाथ पर आपकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v ही तो रहेगी। इधर ही चल रहे हो, उसको लेना देना क्या है, तुम्हारी रफ्तार तुमको इधर पता ही है। ये आ गया बेटा इतनी इजी तरीके से, ठीक है। अब मतलब और अगर तुम MC' लोगे, ये वाली दूरी लोगे MC', ये वाली दूरी, तो तुम्हारी एक चाल तो बिल्कुल इधर है ही है, एक चाल बिल्कुल इधर ही है ना, बिल्कुल इधर। तो ये तो लेकिन जब तुम इस डायरेक्शन में आप अपना डिस्टेंस लेंगे तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली होगी VW, फिर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सीधे चलते हुए निकाल रहे हैं, बिल्कुल इस पाथ पर चलते हुए अगर आप ये वाला रास्ता ले रहे हैं, कौन वाला, OC' वाला, OC' वाला, तब आप इस पर रफ्तार भी R वाला लेंगे। इन तीनों में से किसी से एक से आप T मिनिमम निकाल सकते हैं। इसका एक वैकल्पिक मेथड भी है, क्या, देख लीजिए। वैकल्पिक विधि उसी की क्या है, जैसे मान लीजिए ये है नदी और D, नदी का बहाव VW है, आप O पर हैं और आपको उस पार जाना है पॉइंट B तक, लेकिन तुम जो तैरना शुरू किए वो तुम इधर ना तैरे, इधर तैरे V वेलोसिटी से, इससे थीटा कोण पर। तो आपको O से B तक पहुंचने में या इस पार से उस पार जाने में जो टाइमिंग लगी वो ये डिस्टेंस, समय बराबर दूरी और बटे चाल, चाल V का एक कंपोनेंट इस पर होगा V cos थीटा और एक कंपोनेंट इस पर होगा V sin थीटा। तो जब दूरी ये ले रहे हो तो चाल भी वही लोगे V cos थीटा। इतना समय आपको लगेगा इस पार से उस पार पहुंचने में। लेकिन अगर तुम मिनिमम समय लेना चाहते हो तो आपका V, ये cos थीटा आपका मैक्स होना चाहिए। अगर टाइमिंग मिनिमम चाहते हो तो cos मैक्स, और cos थीटा मैक्स तभी होगा वैल्यू 1 हो, और ये होती है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री होने का मतलब थीटा 0 डिग्री होना, और थीटा का 0 डिग्री होना T मिनिमम के लिए d/v, थीटा का 0 डिग्री होने का मतलब आप यहाँ से ना एकदम चपक के इस पर इसी पाथ पर चलो तभी थीटा 0 होगा। यानी आपको बिल्कुल नदी के बहाव के लंबवत तैरना होगा। अगर आप समय कम से कम चाहते हो, एकदम इसी पर तैरना होगा, तभी कम से कम समय लगेगा।
अब आप ये सोचिए सर, अगर आप इस पर तैरना शुरू करेंगे, किसी भी वेलोसिटी से अगर इस पर तैरना शुरू किए तो नदी तुमको इधर ढकेल देगी, मान लीजिए सी पॉइंट पर ढकेल देगी, पक्का ढकेलेगी। क्यों नहीं ढकेलेगी? नदी में बहाव है और तुमको यहाँ ढकेल कर ले ही जाएगी, हर हाल में ले जाएगी। सर यहाँ ढकेल देगी, हाँ तुम जा इस पर रहे थे, ढकेल देगी यहाँ। हाँ भले तुम मिनिमम समय तो मिलेगा तुमको, वो मिनिमम समय डी बाई वी होगा, लेकिन इसी मिनिमम समय में नदी तुमको बी नहीं पहुंचाएगी, अपने डेस्टिनेशन से यहाँ पहुंचा देगी। सर कितना दूर अलग हमको कर दी, तो बी सी निकाल लो, दूरी बराबर चाल, बी से सी डायरेक्शन में चाल कितना है वी डब्ल्यू, और गुणे समय, मिनिमम समय ही तो लिया था, चूंकि तुमने लंबवत चलना शुरू किया था, इधर जा रहे थे तभी तो इधर ढकेला, और जब तुम इधर जाओगे तो समय मिनिमम लगेगा। वो मिनिमम समय है कितना सर, डी बाई बी, तो इतनी दूरी आपको खिसका देगी, डी बाई बी इतनी दूरी, इतना दूरी तुम्हें खिसकाएगी। यानी अगर इसको सही से लिख दो आप तो वी डब्ल्यू अपान वी और मल्टी टी, इतना दूर तुम खिसक जाओगे अपने डेस्टिनेशन से। बी से किधर बेटा, सी खिसक जाओगे। तो सर अगर एक काम करें, क्या चीज़ कि सर मैं चाहता हूं कि सबसे कम समय लगे, सबसे क्या लगे बेटा, कम समय लगे। हाँ ठीक है, चाहते तो हो तुम सबसे कम समय लगना, लेकिन एक दिक्कत और है सर, हम अपने डेस्टिनेशन को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, डेस्टिनेशन को भी मेंटेन। हाँ सर मैं चाहता हूं कि जो मैं इधर भाग गया था 20, जब इस रास्ते पर चल रहा था, तो जब मैं सी पर पहुंच गया था, तो सर मैं इतने तो इधर भाग गया हूं, क्यों ना मैं इतने दूरियां यहां चलूं। मतलब मैं जब बी की ओर जा रहा था तो मैं सी पहुंच गया, तो क्यों ना अगर ये 10 किलोमीटर है तो मैं इधर 10 किलोमीटर, यानी इधर चलूं तो जितना मैं बी से सी गया था उतना मैं इधर चलकर कहां पहुंच जाऊं, बी पर पहुंच जाऊं। नहीं समझे, जैसे बी पर जाना था तो सी पर पहुंच गए, तो अगर ये बी से सी की दूरी 10 किलोमीटर है तो क्यों ना मैं इधर चलूं, कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो जब यहां से चलना शुरू करूंगा तो जैसे बी से सी पहुंच गए थे वैसे यहां से कहां पर पहुंच जाएंगे, बी पर पहुंच जाएंगे। ये विचार तुम्हारा अच्छा है, ये तुम कर सकते हो। सर ये मैं कैसे कर सकता हूं, आओ बताता हूं इसको तुम कैसे कर सकते हो। ध्यान दो, अभी देखो करवा देता हूं तुमको इसको मैं कैसे कर सकते हो। देखिए उसका तरीका क्या है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि भैया बी पर या नदी के एक पार से दूसरे पार जाने में सबसे छोटा पथ कौन होगा, ओ बी होगा। हाँ सर ये सही है, सबसे छोटा पथ ओ बी होगा। अब लेकिन ये है कि आपको बी पर ही पहुंचने के लिए अपनी गति को स्टार्ट करना होगा, लेकिन सीधे इधर नहीं, इधर से स्टार्ट करना होगा। हाँ सर सही है, इधर से स्टार्ट करने से क्या होगा, इधर से स्टार्ट करने से v का जो एक कंपोनेंट कौन है, v साइन थीटा, v का जो एक कंपोनेंट इधर कौन है, v साइन थीटा। तो जो तुमको नदी इधर ढकेल ले जा रही थी, v कौन, w, यही तो तुमको इधर ढकेल ले जा रहा था। हाँ तो जब तुम इधर चलना शुरू करोगे तो v साइन थीटा वी डब्ल्यू का विरोध करेगा, क्योंकि ये कहते हैं तुम इधर चलो और ये कहता है मैं इधर जाऊंगा, इसीलिए तो मैं इधर चला हूं ताकि ये हमको घसीट ना पाए। तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होगा, जब ये इधर घसीटेंगे और ये कहेगा हम इधर नहीं जाने देंगे, हम इधर ही रखेंगे, तो जब दोनों एक दूसरे के तुल्य हो जाएंगे, बराबर, तब तक आप यहां पहुंच चुके होंगे, बी पर पहुंच चुके होंगे। कहां पर, बी पर। और उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में v साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैं क्यों तिरछा चला, क्योंकि तिरछा चलने पर जो इसका, तिरछा चलने पर इसके दो टुकड़े हो गए, v कॉस थीटा वो आगे ले जाता है, लेकिन v साइन थीटा वो इधर लेकर जाता है। तिरछा क्यों चला, तिरछा चलने पर इसके दो घटक हो गए, एक घटक v कॉस थीटा हमको उस पार ले जाएगा नदी के, और एक घटक v साइन थीटा हमको क्या करेगा, वो इधर है v साइन थीटा, वो हमको इधर ज्यादा जाने से बचाएगा, ठीक है ना, बैलेंस करेगा, क्योंकि वी डब्ल्यू इधर घसीटता है और वी साइन थीटा इधर ले जाता है, ठीक है ना। तो इनको जो पानिया हमको उधर ढकेल देता है, इससे रोकता है कि भैया सिर्फ आगे बढ़ो, वी कॉस थीटा तो आपको आगे ले ही जाएगा, लेकिन वी साइन थीटा आपको इधर जाने से बचाएगा। केवल ऊपर आप जा सकेंगे तब इधर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वी साइन थीटा इनका अपोज करेगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो भैया बैलेंस की स्थिति में वी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी डब्ल्यू अपान कितना, वी, यानी थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वी डब्ल्यू अपान कितना बेटा, वी हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स वी डब्ल्यू अपान क्या, वी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अब तुम बताओ ओ बी के अनुदिश जब गए तो कितना समय लगा, तो भैया डी अपान इसके अनुदिश जो चाल है वो कौन है बेटा, वो वी कॉस थीटा है।
ठीक है, तो कितना समय लगा आपको 1 बाई cos थीटा, और d बाई वी है क्या, अगर आपको याद हो ये d बाई वी है क्या, d बाई वी आपका, समझदारी करो, t मिनिमम है, d बाई वी आपका t क्या है मिनिमम है, d बाई वी t मिनिमम है आपका, ठीक है, और t मिनिमम अपान कितना हो गया v cos थीटा, t मिनिमम अपान cos थीटा। अब मैं आपसे एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि जो ये t मिनिमम अपान cos थीटा है, हर हाल में ये ज़्यादा होगा किससे, याद रखिएगा, t मिनिमम अपान cos थीटा ये हर हाल में ज़्यादा होगा t किससे, मिनिमम से, जब आप इधर चलोगे तो। क्यों, चूंकि थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जब थीटा की वैल्यू जीरो से क्या होती है, जीरो से थीटा की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होती है, जब इधर चलोगे तो थीटा की वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ी रहेगी, और जब जीरो से बड़ी रहती है थीटा की वैल्यू, तो जो भी आंसर आता है वो 1 से कम आता है, ठीक है ना, समझ गए इस चीज़ को। जब इस मैंने क्या कहा, जब तुम इधर तैरोगे तो थीटा की वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ी रहेगी, और जब थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी रहेगी तो cos थीटा की वैल्यू कम रहेगी किससे, 1 से। तो जब तुम t मिनिमम को डिवाइड करोगे लेस देन किससे, 1 से, तो हर हाल में वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी अब जो समय आएगा वो हर हाल में t मिनिमम से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नहीं समझे हो गए, फिर से समझ लो, देखो कैसे, आपको पता है t बराबर क्या, d बाई वी cos थीटा, और 1 बाई cos थीटा, और d बाई वी है क्या, d बाई वी t मिनिमम है, ठीक। अब आप देखो t मिनिमम अपान cos थीटा, ठीक है, ये जो समय है ये तब है जब आप तिरछा चल रहे हो। अब आप सोच लीजिए ये वाला समय हर हाल में, ये जो कौन वाला समय है t मिनिमम, ये जो t आया नया वाला t, जब आप तिरछा चल रहे हो, वो बराबर है t मिनिमम अपान cos थीटा के, और t मिनिमम अपान cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो अगर समझदारी बरतेंगे आप तो सर देखिए, हर हाल में, एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाइए तो बेहतर है, नहीं समझेंगे तो भाड़ में जाइए। t मिनिमम अपान t बराबर, t को नीचे ले आया cos थीटा, और cos थीटा अगर तुम तिरछा जाओगे तो हर हाल में जो थीटा होगा ये बड़ा होगा जीरो से, और अगर थीटा बड़ा होगा जीरो से तो cos थीटा हर हाल में छोटा होगा किससे, हर हाल में छोटा होगा किससे, 1 से, cos थीटा हर हाल में छोटा होगा किससे, 1 से। और अब अगर दिमाग लगाइए आप यहाँ पर, cos थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, t मिनिमम अपान t, t मिनिमम अपान t, cos थीटा की जगह लिखा, cos थीटा की जगह लगा t मिनिमम अपान t लेस देन 1, यानी t मिनिमम लेस देन t, यानी जो आपका नया वाला t आया अभी अभी जो निकालने पर आया है, जो निकालने पर आपका t आया था इस रास्ते पर चलने पर, ठीक है, तो जो t आया वो t मिनिमम से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यानी हर हाल में आपको ज़्यादा समय लगेगा तिरछा चलने पर, ठीक है।